आप लोग और आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों, जैसे कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे इतिहास पर, तो इतिहास में जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत में जो है अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे ये बता सकता है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे ये बता सकता है कि आखिर अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया क्यों और कैसे किया, क्या वजह रही? अगर आपके पास इसका जवाब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो परेशान मत होइएगा, और ये टॉपिक आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जान पाएंगे तो आप कभी ये भी नहीं समझ पाएंगे कि भारत पे आखिर अंग्रेज़ों ने शासन और हुकूमत किया क्यों। देखिए दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा हूँ उस समय की जब जो मुग़ल सम्राट थे या मुग़ल साम्राज्य था, इस समय यूरोपीय कंपनी जब भारत आती हैं तो यूरोपीय कंपनी व्यापार करने आती, लेकिन हमारे जो मुग़ल शासक थे इनकी कमज़ोरियों को देख करके ये धीमे धीमे राजनैतिक क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप करने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुग़ल काल की बात कर रहा हूँ। तो मुग़ल काल में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रांत था वो बंगाल था उस समय, बंगाल। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि मुग़ल काल में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था या प्रांत कौन सा था, तो आपका आंसर होगा बंगाल। सबसे ज़्यादा संपन्न भी था और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी था। अंग्रेज़ों की बंगाल में पहली कोठी कब खोली जाती है? तो यहाँ आपसे सवाल पूछा जाता है कि बंगाल में अंग्रेज़ों की पहली कोठी, तो बंगाल में प्रथम कोठी खोलते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो बंगाल में अंग्रेज़ों की जो पहली कोठी है 1651 में खोली जाती है। 1651 में हुगली नामक स्थान पे खुलती है, हुगली। अब यहाँ पर ये कर रहे थे व्यापार कर रहे थे, लेकिन इनकी जो हमारे यहाँ के जो मुग़ल सम्राट थे, इनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा करके ये व्यापार से राजनीति की तरफ मोल्ड हो जाते हैं, घूम जाते हैं। यहाँ पर इस समय बंगाल का सूबेदार था, यानी कि मैं 1651 की बात कर रहा हूँ, तो बंगाल का जो सूबेदार था वह था शाह शुजा। ठीक है, तो शाह शुजा कौन था? अब आपके जहन में आ रहा होगा कि शाह शुजा कौन था, तो ये भी जान लें। शाह शुजा ये बंगाल का सूबेदार था, बंगाल का सूबेदार कौन था? शाह शुजा। और ये शाहजहां का पुत्र है। ठीक है, बादशाह का ये पुत्र है। इसकी अनुमति ले लेते हैं, ये लोग अनुमति लेते हैं और बंगाल से सोरे, रेशम और चीनी का व्यापार करना शुरू करते हैं। शोरा, रेशम व चीनी। तो ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं कि बंगाल से इन्होंने क्या किया। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सोरा, रेशम और चीनी का निर्यात ये लोग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी कोठी 1657 में खोलते हैं। दूसरी कोठी बंगाल में इनकी 1657 में खुलती है। यह भी हुगली में ही खोलते हैं ये लोग, ये भी हुगली में ही खोली जाती है। अब इसी समय क्या होता है कि औरंगजेब का शासन आ चुका होता है, और 1658 में औरंगजेब क्या करता है, बंगाल की जो सूबेदारी है, बंगाल की सूबेदारी सौंप देता है औरंगजेब मीर जुमला को। मीर जुमला, ये नाम आता है मीर जुमला को कब सौंपता है? मीर जुमला को सौंपता है ये सूबेदारी बंगाल की 1658 में, जब ये सूबेदारी बेच देता है। चूँकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया कि ये व्यापार कर रहे थे, लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ थी हमारे अंदर, जैसे भ्रष्ट थे हम, भ्रष्टाचारी हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों से इन्होंने करप्शन शुरू कर दिया था, और जब करप्शन हुआ तो औरंगजेब को जब इस बारे में जानकारी लगती है तो वो एक नए सूबेदार की नियुक्ति करता है। ठीक है, और ये जो मीर जुमला है, ये मीर जुमला कई तरह के प्रतिबंध अंग्रेजी व्यापारियों पर लगा देता है, जिससे अंग्रेजों को ढेर सारी कठिनाइयों का सामना होना पड़ता है या करना पड़ता है। ढेर सारी कठिनाइयां हो रही हैं अंग्रेजों को यहाँ पर अब व्यापार करने में, क्योंकि ये प्रतिबंध लगते चले जा रहे हैं। अब इधर ही दूसरी तरफ धीमे धीमे ये जो मुग़ल सम्राट हैं ये कमज़ोर होते चले जा रहे थे, और इसी समय इस कमज़ोरी का लाभ उठा करके जो है
कई जो राजा थे या कई जो छोटे छोटे कस्बों के लोग थे या जो अपने आप को मतलब सूबेदार समझते थे, तो इन सूबेदारों ने अपने आप को मुगलिया सल्तनत से स्वतंत्र कर दिया और नवाब की एक उपाधि धारण कर ली, नवाब। कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना था कि जो मुगल सम्राट थे ये चारित्रिक रूप से कैसे हो गए थे, करप्ट हो चुके थे, और इनके इसी चरित्र की कमजोरी की वजह से ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे सूबेदार स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके नवाब की उपाधि को धारण करता है। और इसी क्रम में एक नाम आता है मुर्शिद कुली खां, यानी मुर्शिद कुली जफर खां। इसका पूरा नाम है मुर्शिद कुली, आप लोग नाम सुने होंगे इसका, मुर्शिद कुली खां मिलता है इसका नाम, लेकिन इसका पूरा नाम है मुर्शिद कुली जफर खां। ये क्या था? ये बंगाल का सूबेदार था। ये स्वयं को क्या कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है। और मुर्शिद कुली जफर खां औरंगजेब की मृत्यु के बाद तुरंत ही बंगाल का दीवान बन जाता है और नवाब की उपाधि को धारण कर लेता है। बादशाह की मृत्यु हो चुकी है और ये यहाँ का स्वतंत्र शासक बन जाता है। और जैसे ये यहाँ का स्वतंत्र शासक बनता है, यानी मुर्शिद कुली खां जैसे ही यहाँ का स्वतंत्र शासक बनता है, सबसे पहला काम क्या करता है, बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति था जो बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद लाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। यानी ढाका से ये क्या करता है, ढाका से राजधानी परिवर्तित करवाता है, ढाका से मुर्शिदाबाद लाता है। और ये काम कब कर रहा है, लगभग 1717 का समय चल रहा है उस समय, यानी कि औरंगजेब मर चुका है, मुगल सम्राट। अब जो उत्तरवर्ती मुगल काल आए हैं, आप पीछे की वीडियो में देखे होंगे, मैंने इस पर डिस्कस भी किया था कि जो उत्तरवर्ती मुगल काल के जितने भी शासक थे वो कमज़ोर थे और उनको अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा था, अपने अधीन कर रखा था एक तरह से, क्योंकि इनको ऐसी लतें दे दी गई थी, नशे की लत या पैसे की लत। तो इस तरह से ये जितने भी जो उत्तरवर्ती मुगल शासक आए वो कमज़ोर और भ्रष्ट थे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा लेकर के ये छोटे छोटे सूबेदार अपने आप को क्या कर देते, स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो उसमें पहला नाम बंगाल का ही आता है और बंगाल में मुर्शिद कुली खां क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है। अब दूसरी तरफ जैसे ही ये क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और ढाका से कहाँ ले आता है, राजधानी को मुर्शिदाबाद। ये देखता है कि अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा है, राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रखा है। इस वजह से बंगाल की जो वित्तीय व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा चरमरा गई है, कमज़ोर हो गई है। तो ये क्या करता है, बंगाल की जो वित्तीय व्यवस्था को नए सिरे से शुरू करता है और इसने एक नई व्यवस्था शुरू करता है जिसको हम इजारा व्यवस्था कहते हैं। इजारा व्यवस्था लागू करता है बंगाल में, इजारा व्यवस्था। तो दोस्तों एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछूंगा, अगर आपने पूछे की वीडियो देखी होंगी तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि इजारा व्यवस्था कौन से शासक के समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई या प्रचलित हुई। तो इजारा व्यवस्था जो है ये शुरू करता है। अब इजारा व्यवस्था क्या है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि इजारे व्यवस्था के तहत जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, यानी कि जो कर लिया जाता था वो ठेके पे उठाया जाने लगा। ठेका यानी कि आप हमको एक मुश्त रकम दीजिए, उसके बाद आप किसानों से कितना भी लीजिए। और इस व्यवस्था ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के माध्यम से क्या होने लगा था, अंग्रेज और सैनिकों के माध्यम से क्या होने लगा था, किसानों का शोषण होने लगा। ठीक है। अब 1732 में ये क्या करता है, 1732 में जो नवाब है, नवाब द्वारा अली वर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। यानी कि इस नवाब के द्वारा 1732 में अली वर्दी खां को, अब भाई किसी को तो बनाना पड़ेगा, तो अली वर्दी खां को क्या बनाया जाता है, बंगाल का सूबेदार बनाता है ये, कि भैया आप क्या करें, आप जो है हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करें और यहाँ की व्यवस्था भी बनाएं। बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है।
किसको बनाया जाता है? अली वर्दी खां को। अली वर्दी खां जैसे ही सूबेदार बनता है, इसी बीच 1740 में एक युद्ध होता है जिसको हम गिरिया के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें अली वर्दी खां क्या करता है? नवाब के पुत्र सरफराज को हराता है, और जैसे ही नवाब के पुत्र सरफराज को हटाता है, ये सत्ता चेंज हो जाती है और बंगाल की सूबेदारी ये क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता। अब ये क्या करता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सम्मिलित क्षेत्रों का नवाब बन जाता है। ठीक है, और इस चीज की, ये नवाबी की, यानी नवाबी का जो तमगा है, नवाबी की स्वीकृति ये किससे ले लेता है? अली वर्दी खां। उस समय सम्राट कौन था? उस समय सम्राट था मोहम्मद शाह, जिसको हम रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। इसकी वैध स्वीकृति ले लेता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संयुक्त राज्यों का क्या कर लेता है? ये क्या करता है? ये जो है इनका शासन करने लगता है और अंग्रेजों के साथ मिल करके काम करने लगता है। इसका कहना है, यही बोलता है अली वर्दी खां। ये कोटेशन बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में कि कौन व्यक्ति है जो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से करता है, तो अली वर्दी खां ही है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति है, इस समय तक अंग्रेजों की प्रभुता एक तरह से भारत पे काफ़ी हद तक यहाँ की राजनीति में क्या करने लगी थी? इंटरफेयर करने लगे थे अंग्रेज, और यही वजह थी कि जिन लोगों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली या इनकी मित्रता स्वीकार कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं की उनके साथ संघर्ष होता रहा। तो यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि कौन सा ऐसा नवाब था, कौन सा ऐसा व्यक्ति था या नवाब था जिसने मराठों का क्या किया? विरोध किया या मराठों के विद्रोह को दबाया। तो ये 15 साल तक मराठों के विद्रोह को दबाता है अली वर्दी खां। ठीक है, और किसके कहने पर? अंग्रेजों कहने पर। ठीक है, अंग्रेजों कहने पर ये क्या करता है, और दूसरी तरफ ये इससे वैध स्वीकृति ले लेता है और यूरोपियों की तुलना ये मधुमक्खी से करता है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, कि अगर इनको छेड़ा ना जाए तो ये हमको शहद देंगे, और अगर इनको हम छेड़ देंगे तो ये हमको डंक मार मार के काट डालेंगे, यानी मार डालेंगे। ठीक है, अब अली वर्दी खां आप देख रहे हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांतों का अंग्रेजों की कृपा से क्या बन जाता है? नवाब बन गया। 1756 में अली वर्दी खां का जो पौत्र यानी पोता होता है सिराजुद्दौला। देखिए कहानी कितनी दिलचस्प है कि किस तरह धीमे धीमे अंग्रेज क्या कर रहे हैं? भारत पर शासन जमाते जा रहे हैं, यहाँ के कमज़ोर चीज़ों पर प्रहार कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ मिला रहे हैं और धीरे से भारत पर इस प्रकार से शासन करने लगते हैं कि इस गुलामी से हम तभी आज़ाद हो पाए हैं जब हमने क्रांति की और हमने कई विद्रोह एक साथ किए। तो सिराजुद्दौला क्या बनता है? बंगाल का नवाब, यानी गद्दी पर बैठता है। इसका जो प्रबल विरोधी था वह था मीर जाफर। इसका जो सिराजुद्दौला तो बैठ गया, लेकिन इसके विरोधी भी थे। तो विरोधियों में नाम आता है शौकत अली, घसीटी बेगम, और जो सबसे बड़ा था वो था आपका जो है मीर जाफर। ठीक है, तो जो सबसे प्रबल विरोधी था वो था आपका मीर जाफर। ठीक है, दूसरी ओर अभी अंग्रेज, देखिए अंग्रेज एकदम से नहीं बढ़ गए यहाँ पर। दूसरी तरफ अंग्रेजों का सामना हो रहा था फ्रांसीसियों से, क्योंकि और लोग भी व्यापार कर रहे थे, लाभ कमाना चाहते थे। तो इस समय फ्रांसीसी अंग्रेजों से ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो ये क्या करते हैं? फ्रांसीसियों से भयभीत थे अंग्रेज। तो इसी क्रम में ये क्या करते हैं? इसी समय कलकत्ता में फोर्ट विलियम की घेराबंदी कर देते हैं। भैया घेराबंदी कर देते हैं अपने किले की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जब ये एक तरफ तो ये काम कर दिया, वो भी यहाँ के सिराजुद्दौला, यानी अब जो है कौन हो गया बंगाल का शासक? सिराजुद्दौला से बिना पूछे ये फ्रांसीसियों से बचने के लिए क्या करते हैं? ये किलेबंदी कर दी इनने फोर्ट विलियम की। इसके बाद दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भी एक काम किया। अंग्रेजों ने कहा कि जब ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो इनका तो काम था फूट डालो। तो इन्होंने क्या किया? शौकत अली और घसीटी बेगम का साथ देना शुरू किया, और जितने भी जो है इसके नवाब के यानी सिराजुद्दौला के जितने भी लोग थे
इनको क्या कर दिया, इनको फोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चलता है तो 1756 में ये गुस्से में तमतमा जाता है सिराजुद्दौला, और 1756 में क्या करता है, इस फोर्ट विलियम की घेराबंदी कर लेता है, घेराबंदी करता है। और जैसे ये घेराबंदी करता है वैसे ही अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देता है। अंग्रेज अपनी इस चीज़ को भूलते नहीं हैं। यहीं पर एक और घटना आती है दोस्तों, इसी घेराबंदी के बाद एक घटना आती है जिसको हम लोग जानते हैं ब्लैक होल, ब्लैक होल या काल कोठरी, काल कोठरी घटना के नाम से यहाँ से भी खूब क्वेश्चंस पूछते हैं। जब ये घेराबंदी करता है तो 20 जून 1756 में, 20 जून 1756 में ये क्या करता है, जो इस किले से जितने भी लोगों को इसने गिरफ्तार किया था, टोटल 146 लोग थे, ये लगभग 146 लोगों को ये क्या करता है, इसमें स्त्री भी थी और पुरुष भी थे, इनको 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। इस कमरे की जो है लंबाई चौड़ाई 18 बाई 14 थी लगभग। तो इस काल कोठरी में ये बंद कर देता है, और जब सुबह इस कोठरी का दरवाज़ा खुलता है तो 146 लोगों में मात्र 21 लोग ही जिंदा रहते हैं। और इसी घटना को काल कोठरी घटना के नाम से भारतीय इतिहास में हम जानते हैं। अब इधर फ्रांसीसी ने परेशान किया, दूसरी तरफ क्या हो गया था, दूसरी तरफ हो गया था अंग्रेजों का क्या सम्मान पर ठेस पहुंचाई थी सिराजुद्दौला ने। इसीलिए अंग्रेज अपने यहाँ के सबसे समझदार सेना नायक को भारत में भेजते हैं। जो सेना इनने फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए तैयार की थी, उस सेना को सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए भेज देते हैं। और इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव इस सेना का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 1756 में ये सेना फ्रांसीसियों से न लड़कर सिराजुद्दौला के विरोध में खड़ी हो जाती है। और ये जैसे यही वजह, एक सवाल पूछा जाता है, भारत में अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति था जो अंग्रेजी प्रभुता को यानी प्रभुता को भारत में अच्छे से स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो 1756 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक अभियान भेजा जाता है, और ये क्या करता है, ये एक अधिकारी होता है मानिक चंद। ये क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि समझदार था, ये मानिक चंद नाम के एक अधिकारी को क्या करता है, ये फोड़ लेता है रिश्वत दे करके, घूस दे करके, और कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद जब अधिकार हो जाता है कलकत्ता में, तो मजबूर होकर के 1757 में क्या होता है, सिराजुद्दौला और क्लाइव को अलीनगर की संधि करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अलीनगर की संधि कब होती है, क्लाइव और नवाब के बीच होती है 1757 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपका, अब अलीनगर आप सोच रहे होंगे अलीनगर क्या है, तो अलीनगर भैया कलकत्ता का पुराना नाम है, जिस कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला अलीनगर रखता है। ठीक है, अब जब ये संधि होती है, जब ये संधि हो जाती है तो क्या होता है कि संधि, अब क्या होता है कि नवाब जो था, नवाब ने जैसे ही ये संधि हुई तो संधि की शर्तों में ये था कि नवाब क्या करेगा, पूरे जितने भी अधिकार थे इनको वापस देगा। ठीक है, जो उनको अंग्रेजों को फर्रुख सियर के समय से मिले हुए थे, यानी व्यापार करने का एक अधिकार और विशेषाधिकार, ये सारे के सारे अधिकार किनको, अंग्रेजों को इसको वापस देने पड़ेंगे। और जो इनकी जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई के लिए 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है, इधर जब ये दोनों चीज़ों के लिए मान जाता है तो क्लाइव ने क्या करता है, क्लाइव कूटनीति से नवाब के असंतुष्ट अधिकारियों को फिर से फोड़ना शुरू करता है और क्या करता है कि अपनी ओर मिलाना शुरू करता है। ठीक है, और इसी क्रम में इसके सेनापति
जो मीर जाफर था, साहूकार जगत सेठ व व्यापारी माणिक चंद व अन्य लोगों को अपने सहयोग से षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को हटाने का क्या करता, प्रयास करता है। और जब ये प्रयास होता है तो चूंकि इनकी तरफ सभी लोग मिल गए हैं, व्यापारी भी मिल गए हैं, मीर जाफर भी मिल गया है, ठीक है। अब जब मीर जाफर भी मिल चुका है, सेनापति है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसी बीच में क्या होते हैं कि अंग्रेजों जो जितने भी अंग्रेज थे, अंग्रेज इन फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण से फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लेते हैं। और जब इस बात का पता चलता है सिराजुद्दौला को, क्योंकि ये फ्रांसीसियों की जो छावनी थी, जो बस्तियां थी, ये सिराजुद्दौला की ही मेहरबानी से वहाँ पर स्थापित की गई हैं, और जब इसको पता चलता है कि इस प्रकार की घटना घटी है तो ये गुस्से में आग बबूला हो जाता है और इस गुस्से का परिणाम बनता है प्लासी का युद्ध। और आपको बता दें, ये प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध तो नहीं कहा जा सकता, बहुत लंबी झड़प तो नहीं थी, लेकिन ये ऐसा युद्ध था जो आगे आने वाली घटनाओं पर सीधा प्रभाव डाल रहा था, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, 23 जून 1757 में, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। एक तरफ सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच जब ये हो रहा है, तो ये जो प्लासी का युद्ध है, ये मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे लड़ा गया, ठीक है। अब दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने लड़ने के लिए तैयार। जब ये सेनाएं आमने सामने थी तो नवाब की सेना में जहां एक और मीर मदन और मोहनलाल जैसे देशभक्त शामिल थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में मीर जाफर जैसे गद्दार भी थे। और ये युद्ध का परिणाम शायद नियति ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। 3 घंटे के एक छोटे से युद्ध में मीर मदन मारा जाता है और मीर जाफर क्या होता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। और ये नियति पहले से ही निर्धारित थी और क्लाइव बिना युद्ध किए ही जीत जाता है। और अब क्या होता है, मीर जाफर को इसकी एवज में बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। यह एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये झगड़ा जो था, ये झगड़ा एक इस प्रकार का सौदा था जिसने मीर जाफर और धनी सेठों ने क्या किया था, बंगाल का सौदा अंग्रेजों के हाथ कर दिया था। और ये छोटी सी झड़प थी, लेकिन इनके परिणाम बहुत आगे आने वाले थे। और इस युद्ध ने हमको भारतीयों की चारित्रिक और नैतिक दुर्बलता के बारे में जानकारी दे दी। अब बंगाल का जो नवाब है वो बनता है मीर जाफर दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके बाद मीर जाफर क्या करता है बंगाल में, ये हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से बंगाल में ये शासन करता है और क्यों आगे जाकर के किस तरह से अंग्रेजी सत्ता भारत में हुकूमत जमाने में कामयाब होती है दोस्तों। इसी के साथ हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।